के लिए हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है। आज जो हादसा हुआ है श्यामा, अब तक उसकी क्या अधिक जानकारी है? किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं? जी देखिए, मुंबई में ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जो ये इलाका है गोवंडी का, शिवाजी नगर का इलाका है, यहाँ पर हम हर साल बारिश में ऐसे हादसे सामने आते हैं और ये लगातार हम देख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 1+1 या 1+2 ऐसे एक तरीके से अनाधिकृत तरीके से भी बनाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स की ये बात नहीं कर सकते हम कि कितनी ये स्ट्रांग होती है। तो आज हम अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, मुंबई में लगातार 4-5 दिनों से बारिश होती आ रही है। भले ही ये बारिश भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर कर रहा है और इसकी वजह से काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अभी हम शिवाजी नगर गोवंडी की बात कर ले तो यहाँ पर जो ग्राउंड+1 स्ट्रक्चर था वो 5 बजे सुबह ढह जाने की का न्यूज यहाँ पर सामने आया, जिसके बाद में यहाँ पर फायर ब्रिगेड के टीम, रेस्क्यू वैन, एम्बुलेंसेस, ये सभी यहाँ पर पहुंचे, जिसमें से पहली जो फैमिली को रेस्क्यू की गई उसी में से 3 लोगों को पहले ब्रॉड डेड अनाउंस किया गया हॉस्पिटल में, जो पास का राजावाड़ी हॉस्पिटल है, और उसके अलावा बाद में एक और मौत इसमें हुई है। तो टोटल 4 मौत हुई है और इसके अलावा 11 जन जख्मी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो 11 जख्मी हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं और अब इस संख्या की मृत की संख्याओं में बढ़ोतरी होने की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं। रजनी, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, आप भी अपने न्यूज़ में ये बता रही थी कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम, नौदल की टीम और कोस्ट गार्ड की टीम महाराष्ट्र के अन्य कई सारे भागों में लगी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित जो यहाँ पर है वो है रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, ये सारे इलाके जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीम्स एनडीआरएफ की यहीं पे भेजी गई है। रायगढ़ में भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर स्ट्रैंडेड थे, क्योंकि जो नदी है उसके लेवल में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से वो डेंजर मार्क के ऊपर बह रही है। तो रत्नागिरी की बात करें तो वाशिष्ठी नदी है जो डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर आप पिक्चर्स आपने देखे हों तो जो एसटी बस होते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होते हैं, वो तक डूब गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कि पानी कितना भरा होगा। तो इन्हीं क्षेत्रों में से लोगों को बचाव कार्य करने के लिए सारी टीम यहाँ पर लगी हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी जायजा लिया है, मुख्यमंत्री से बात करते हुए असिस्ट जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये असिस्टेंस फुल सपोर्ट में मिलेगा, ये बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टीम्स हैं वो ज्यादा संख्या में ज्यादा बचाव कार्य करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो बारिश का कहर जारी है लेकिन राहत और बचाव कार्य भी जारी है। श्याम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी सुरक्षित रहिए। और तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद सहित कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने और हवा के दबाव से पिछले कुछ दिनों से राज्य में बरसात हो रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में विशेषकर उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों कुमुराम भीम, जगतियाल, वारंगल में रेड अलर्ट और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं निर्मल जिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और अब तक उन्होंने बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने को कहा। राव ने मुख्य सचिव को नागार्जुन सागर और जुराला परियोजनाओं की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने को कहा है। साथ ही बांध की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और भाजपा के लद्दाख के सांसद जयम्यांग सेरिंग नामग्याल ने लद्दाख के लिए मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे केंद्र प्रशासित राज्य में विकास और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार को और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो है लद्दाख को नेक्स्ट एक बहुत बड़ा तोहफा केंद्र सरकार ने जो दिया है
वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शेप में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के शेप में। और केवल घोषणा ही नहीं हुआ बल्कि 750 करोड़ रुपए के जो लागत उसमें लगना था उसका भी अप्रूवल कल कैबिनेट ने दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद तो देना ही है। अब ये यूनिवर्सिटी आगे जाके केवल लद्दाख के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ स्थापना होगा और उसके ज़रिए जो है वहाँ के जो विशेषता है, चाहे वो जियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, स्पेस हो, टूरिज़्म हो, कल्चर हो, बुद्धिज़्म हो, वो सारा एक स्टडी करने का एक केंद्र बनेगा। वो केवल लद्दाख के स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश का जो है एक वो आने वाले सालों में मैं तो अनुमान कर रहा हूँ कि भारत का वो नालंदा जो वहाँ पे स्थापित करने का ऐसा विजन जो है केंद्र सरकार ने रख के ये अप्रूवल दिया है, उसके लिए मैं लद्दाख वासियों को भी और देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से अवगत कराया है। पोस्टपोल वायलेंस अभी भी जारी है, यह हमारा कंसर्न है। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात किया, उसका हालत का जो अपडेट है वो बताया उनको, वो भी देख रहा है। और भारत दौरे पर आए मालदीव्स के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने आज वर्चुअल तरीके से एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अब्दुल्ला शाहिद ने यूएनजी अध्यक्ष के रूप में अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा है कि कोरोना के समय भारत ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। We also have full trust in the generosity of the Indian people. Around the world, Indian generosity has ensured that people in 95 countries have COVID-19 vaccines. Essential medicines were gifted by India to more than 150 countries. And I, with the world, applaud this leadership. अब्दुल्ला शाहिद ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा करने पर आयोजित था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अगला सत्र कोरोना से उबरने पर होना चाहिए। I want to make the 76th session about recovery. This is why the theme I have chosen for the general debate of the 76th session of the General Assembly focuses on looking forward, on building resilience with hope as our driving force. My immediate priority will be recovering from COVID-19. Building on existing initiatives and approaches, I will be looking to address the health of our people and our economies and work to ensure vaccine equity. We need to vaccinate the entire world. No one is safe until everyone is safe. Together, we need to overcome the challenges that we face in vaccinating the world. This includes the private sector, the philanthropic organizations, the academia, scientists, and the government. और आज से टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो रहा है और भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। क्या है भारत की तैयारियां, क्या करने वाले हैं हमारे सितारे, बताएंगी सुचित्रा। लेकिन अभी यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। देश की प्रगति और सुरक्षा में 102 वर्षों से न्यू इंडिया एश्योरेंस दे रहा है अपना योगदान। आजादी की इस 75 साल में चलो मनाए भारत सरकार द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव और उसी के साथ हमारा 103वां स्थापना दिवस भी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, विश्वास इंडिया का। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए।
सही, सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। तो दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलेवेंट न्यूज दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मीडिया प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री सुगा और समूचे जापान को टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए शुभकामनाएं। हम सभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आप जब खेल रहे होंगे तो देश के 130 करोड़ लोग आपकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आपके परिश्रम और समर्पण से जब भारत का तिरंगा लहराएगा तो देश आप पर गर्व करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारतीय एथलीटों की हौसला अफजाई करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक खेल आज से शुरू हो रहे हैं। 130 करोड़ भारतीय टीम इंडिया की जय जयकार करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल में 127 सदस्य हैं जो 18 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विविध भारतीय दल। कर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। खेल ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये कुछ कर गुजरने और खुद को साबित करने की एक आग है, जिसमें दबकर खिलाड़ी उस मुकाम पर पहुंचता है जहां हर निगाह से सलामी देती है। विविधता से भरे हमारे भारत के कोने कोने में लाखों खिलाड़ी सिर्फ इसलिए पसीना बहाते हैं ताकि उनके वतन की खुशबू और तिरंगे का मान पूरी दुनिया में फैले। भीड़ से निकलकर आज वो चैंपियन हमारे बीच में है जो दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की श्रेष्ठता की विजय गाथा दिखाने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ खेलिए, जीत कर आइए, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं आपके साथ। हिंदुस्तान देख रहा है, एक ही ख्वाब, हम होंगे कामयाब। नमस्ते इंडिया, आई एम अनुराग सिंह ठाकुर and join me in wishing our athletes all the best. We are proud of you. Go for it, Team India. And this is my victory punch.
तो वाकई हम होंगे कामयाब। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवानों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार कुश्ती ओलंपिक में नया इतिहास रचेगी। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुश्ती में ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि जो किसी को विश्वास नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 मेडल के साथ, कम से कम 4 मेडल के साथ और हो सकता है बोनस के साथ हम जो है कुश्ती टीम हमारी लौटे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे एथलीटों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए, कहा है कि पूरे देश की आशाएं और प्रार्थनाएं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के साथ हैं। मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। टोक्यो 2020 की औपचारिक शुरुआत में अब चंद घंटे ही बाकी बचे हैं। खेलों का उद्घाटन समारोह आज शाम टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते इस बार के ओलंपिक खेल काफी अलग हैं। ऐसे में उद्घाटन समारोह भी पहले के ओलंपिक खेलों के मुकाबले काफी अलग और सादा होगा। इस समारोह में कुछ एथलीट्स ही हिस्सा लेंगे, वहीं स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह शुक्रवार की शाम आयोजित किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे शुरू होगा। कोविड-19 गाइडलाइंस के चलते सभी एथलीट्स उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कुल मिलाकर 950 लोग उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। सभी एथलीटों को नियमों का पालन करना होगा। लगभग 2 मीटर की सामाजिक दूरी भी बनाकर रखनी है। सबको मास्क भी पहनकर रहना होगा, ये नियम है। हम कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम काफी सादा होगा। अमूमन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में नजर आने वाली चकाचौंध इस बार नदारद रहेगी। मौजूदा समय के हिसाब से आयोजित एक सादे समारोह में जापानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए इस बार ओलंपिक खेलों में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। ये दुर्भाग्यशाली है कि खेल इस स्थिति में आयोजित किए जा रहे हैं। एथलीट हर 4 साल में होने वाले इन खेलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 1 साल की देरी के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मैं खिलाड़ियों का समर्थन करता हूं कि वे खेलों का लुत्फ उठाएं और सुरक्षा से जुड़ी पूरी सावधानी भी बरतें। भारतीय ओलंपिक संघ के मुताबिक भारत की ओर से कुछ ही एथलीट और 6 अधिकारी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम और भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। कुछ खेलों की स्पर्धाएं उद्घाटन समारोह के अगले ही दिन आयोजित होनी है। ऐसे में इन खेलों के खिलाड़ी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इनमें तीरंदाजी, जूडो, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी शामिल हैं। मार्च पास्ट जापानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत का नंबर 21वां होगा। इस बार भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर ओलंपिक के मद्देनजर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं डीडी इंडिया पर रोज रात 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज, मिड डे प्राइम और न्यूज नाइट में खास सेगमेंट रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज अपने अभियान की शुरुआत तीरंदाजी से की, जहां महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के रैंकिंग राउंड आयोजित हुए, जिसमें तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 9वां स्थान हासिल किया।
अब दीपिका का राउंड ऑफ 64 में मुकाबला भूटान की कर्मा से होगा। हालांकि रैंकिंग राउंड में दीपिका ने अच्छी शुरुआत की थी और एक समय वो चौथे स्थान पर चल रही थी, लेकिन पहले 6 राउंड के खत्म होने के बाद उनकी रैंकिंग में कमी आती गई। रियो ओलंपिक 2016 में वे रैंकिंग राउंड में 20वें स्थान पर रही थी। रैंकिंग राउंड में पहली 3 पोजीशन पर कोरिया रहा। आन सान पहले, जंगमिन ही दूसरे और कांग झी तीसरे स्थान पर रही। तो ये थी खेल जगत की खबरें। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बाकी खबरें देखिए रश्मि के साथ। नमस्ते लैंड। और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। कोंकण के रायगढ़ जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने बताया है कि रायगढ़ जिले के महाड तालुका के तलाई गांव में कल शाम करीब 5 बजे भूस्खलन में 32 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो एक बड़ी और दुखद खबर है। निधि चौधरी डीएम रायगढ़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। निधि, कब हुआ ये हादसा और कितने लोगों के अभी हताहत होने की खबर है? कल शाम में 5:30 के आसपास ये घटना हुई थी, 5:30 से 6:30 के बीच में। उसके बाद वहाँ तुरंत एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और लोकल रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया था। बट कल पूरा महाड़ में सावित्री नदी में बाढ़ आने के कारण से और उस जगह तक पहुँचने के सभी रास्ते भूस्खलन के कारण से बंद हुए होने के कारण से कोई टीम पहुँच नहीं पाई। आज अभी टीम पहुँची है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है। 32 मृतकों के शव निकाले जा चुके हैं और लगभग अभी भी इतनी ही संख्या में कुछ लोग मलबे के नीचे होने की संभावना है जी। एनडीआरएफ और लोकल वॉलंटियर्स वहां ऑन द स्पॉट हैं। वो लोकल नागरिकों की मदद से वहां मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं जी। निधि, किस तरीके का हादसा है ये पूछे, क्या किसी इमारत को क्षति पहुंची है, किस तरीके से, क्योंकि बड़ी संख्या है 32 लोगों का भूस्खलन में हताहत होना? यहाँ पर ये काफ़ी घर हैं जो पहाड़ी की तलहटी में थे और बेसिकली पहाड़ी का काफ़ी हिस्सा लैंडस्लाइड, सडनली मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर सभी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये कोई बड़ी इमारत नहीं है, बल्कि पहाड़ की तलहटी में जो घर हैं जी जी वो हैं जो सारे के सारे मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 15 लोगों को कल शाम में ही सुरक्षित निकाला जा सका था और कुछ हताहत लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है और अभी भी लगभग 30 लोगों के दबे होने की संभावना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि चौधरी आपका इस जानकारी के लिए। तो रायगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें भूस्खलन में 32 लोगों की मौत हुई है और अब भी राहत और बचाव कार्य जारी है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। बीते जमाने के मशहूर हास्य अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रह चुके महमूद की आज पुण्यतिथि है। वैसे तो महमूद ने फिल्मों में हर तरह के किरदार को बखूबी निभाया, लेकिन फिल्मों में उनकी हास्य भूमिका को दर्शकों ने काफी पसंद किया। जिंदगी है यही ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान, जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान।
एका चतुर नार आम छोड़ेगा नहीं जे, एका चतुर नार आम पकड़ कर रखेगा जे। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे ए चतुर नार करके सिंगार। हमें काले हैं तो क्या हुआ। तो जीवन में चुनौतियां कभी कम नहीं होंगी, लेकिन हंसते रहिए और हंसाते रहिए, यही संदेश दिया महमूद ने अपने कार्य से। तो आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। देश की प्रगति और सुरक्षा में 102 वर्षों से न्यू इंडिया एश्योरेंस दे रहा है अपना योगदान। आजादी के इस 75 साल में चलो मनाए भारत सरकार द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव और उसी के साथ हमारा 103वां स्थापना दिवस भी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, विश्वास इंडिया का। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि